नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी फिर एक बार विवादित बयान दिया है। मांझी ने प्रभु श्री राम को लेकर बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, वे केवल एक काल्पनिक पात्र थे। उन्होंने राम से ज्यादा रावण को कर्मकांडी बताया, रावण को प्रभु श्री राम से महान बताया। उन्होंने कहा कि रावण के साथ अन्याय हुआ। कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और तो ये बयान सामने आया है, विवादित बयान एक बार फिर से जीतनराम मांझी ने दिया है। जीतनराम मांझी जिनके नाम में राम है लेकिन मुंह में रावण है और रावण की वो उपलब्धि बता रहे हैं कि कितना बड़ा वो कर्मकांडी था, महान था। और इससे पहले भी राम को लेकर के कई बार बयान देकर के जीतनराम मांझी सुर्खियों में रहे हैं। राम को मान रहे हैं। राम और रावण की तुलना की है, आपकी नजर में राम क्या है और रावण क्या है? ये दोनों काल्पनिक हैं, लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्मकांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी तो था। सर आपने ये बात किस आधार पे कही? आपके हिसाब से राम अगर उतने प्रमुख नहीं थे तो रावण कैसे हो गए? उन लोगों की कहानी के आधार पर हमने कहा है। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। कहाँ इस कहानी में लिखा गया? कल्पना कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। तो ये बयान आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि काल्पनिक राम थे और रावण को ज्यादा महान राम से उन्होंने बताया है। इससे पहले भी लगातार वो कहते आ रहे हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे। और कहीं ना कहीं ये विवादित बयान जिस तरीके से लगातार जीतनराम मांझी के सामने आ रहे हैं और इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं और लगातार हमलावर वो नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर के लगातार ये भी सवाल जीतनराम मांझी पर उठाए जा रहे हैं कि आस्था पर जो विश्वास है उसके साथ ऐसे बयान जीतनराम मांझी को नहीं देने चाहिए। आखिर किस मकसद से रावण को उन्होंने महान बता दिया और राम से बड़ा उन्होंने रावण को बता दिया। तो मांझी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। इससे पहले भी वो लगातार पंडितों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के कई बार बयान दिए थे और उन्होंने कहा कि सत्यनारायण जो पूजा पाठ की जाती है उस पर भी उन्होंने कई सवाल जो है वो खड़े किए थे। और इससे पहले भी भगवान राम के अस्तित्व पर लगातार वो सवाल उठा चुके हैं। हालांकि इसको लेकर के विरोध भी लगातार जताया जा रहा है। मांझी ने हिंदू धर्म को एक बार खराब भी बताया था और लगातार वो कह रहे हैं कि राम कोई भगवान नहीं है, वो एक काल्पनिक चरित्र थे। और इस तरीके से जो बयान है जीतनराम मांझी के वो लगातार सामने आ रहे हैं और इस बयान को लेकर के लगातार हालांकि उनकी फजीहत भी हो रही है, उन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर मांझी के मन में क्या है कि राम को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं, आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं के लिए एक बड़ा चरित्र राम है, एक बड़ा शख्सियत, एक बड़ा भगवान के रूप में, एक बड़े आदर्श के रूप में राम जाने जाते हैं। लेकिन राम के खिलाफ लगातार मांझी का यह बयान। चलिए बढ़ेंगे आगे। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी पटना के डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। अभी हम डाक बंगला चौराहे पर हैं और सीटेट बीटेट के सैकड़ों अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं ये डाक बंगला चौराहा पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो 7वें चरण की बहाली है वो जल्द से जल्द की जाए और इसी मांग को लेकर पिछले 1 साल से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार इन लोगों ने लाठियां खाई हैं प्रदर्शन पर सरकार के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक 7वें चरण की बहाली नहीं निकाली गई है। और कहीं ना कहीं इससे ये उत्तीर्ण छात्र जो हैं काफी आक्रोशित हैं। लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। गर्दनी बाग में भी कई दिनों तो इन्होंने प्रदर्शन किया था और आज ये लोग डाक बंगला चौराहा पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द की जाए। सर हम लोग 1 to 8 प्राइमरी नोटिफिकेशन 7 फीस का मांग लगातार पिछले 4 वर्षों से कर रहे हैं। सर हम लोग सारी आहारतों को पास करके बैठे हुए हैं, बस सरकार से
हम लोग नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको चुनावी मुद्दा बना के बैठी है। आए दिन हम लोग पे लाठियाचार्ज होती है, कितने लोग घायल होते हैं, जेल जाते हैं। सरकार समाधान यात्रा निकालती है तो हम लोग रोड पे क्यों हैं? ये सरकार जाने कि हम लोग रोड पे अभी भी क्यों है। समाधान यात्रा निकाल, हम लोग को समाधान करने के बजाय पुलिस बल को यहाँ तैनात कर देती है। हम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए आए और सरकार से अपना हक मांगते हैं। एक बेटी होने के नाते हम लोग बहुत मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोग को रोड से वोट तक ले जाए वो। सर, हम लोग यहाँ सरकार से सिर्फ अपना नोटिफिकेशन जारी करने की बात करने आए। हमारा नोटिफिकेशन वो जारी कर दे शीघ्र से शीघ्र, भले वो बहाली जाना चाहते हैं 2025 तक ले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इन्होंने अर्हता प्राप्त की है, ये उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और इनकी मांग है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द हो। पिछले कई दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, साल भर से ये लोग सड़कों पर ही हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी मांग को पूरी नहीं की है। इनका ये भी कहना है कि सरकार ने समाधान यात्रा निकाला, लेकिन इन लोगों का समाधान कब होगा, कब इनकी मांगे पूरी होंगी और कब 7वें चरण की बहाली होगी, जब जिससे कि ये लोग जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनकी बहाली हो सके और कहीं न कहीं जो इनकी समस्या है वो समस्या भी खत्म हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का विवादित बयान, और इस विवादित बयान पर बीजेपी और आरजेडी दोनों ने निंदा की है और कहा है कि किसी को इस तरह का बयान देने का अधिकार नहीं है। राम को जो है, राम के चरित्र के बारे में अगर यदि कोई रावण से तुलना करे तो ये उनका सोच एकदम बिल्कुल विपरीत सोच से बात कर रहे हैं। और राम का तुलना जो है रावण से किया जा सकता है क्या? इस तरीका का जो है बयान देना हमको तो नहीं लगता है जो इस तरीका का कोई, इतने सभ्य लोग, इतने अच्छे जो है विचारधारा के लोग जो है इस तरीका का बयान दें। और इस तरीका का बार बार जो है उनके माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है उल्टा पुल्टा बयान रामायण के प्रति आता है। देखिए, भगवान राम आस्था के प्रतीक है और इस देश के अंदर में जन जन में समाये हैं और राम के चित्र पर किसी प्रकार का कोई सवाल कतई पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हम आज भी उनके आचरण का अनुकरण करते हैं, उनके चित्र का मतलब क्या समझा? मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को भगवान राम के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचनी चाहिए, अपराध बोध है। लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। राज्यसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी दलों ने सोनिया, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि विदेश में देश की जनता का अपमान किया गया और राहुल के बयान से देश की जनता में आक्रोश है और उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं।
वहीं नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने नड्डा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को वो राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खुद ही वो पहले से एंटी नेशनल है। तो आज़ादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आज़ादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर लेकर 2 दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से उतरे राज्यपाल का प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और आईजी ने जोरदार स्वागत किया। आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद राज्यपाल कल मां पूरन देवी स्थान और सिटी काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी जाएंगे। इसके बाद से वो पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार प्रवीण। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज 2 दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे हैं और वे अभी इस सर्किट हाउस में हैं जहां पे वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसी सर्किट हाउस में राज्यपाल यहां के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 10 लाभुकों के बीच वास्तविक पर्चा का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा कई बैठक करेंगे और फिर यहाँ से मुफस्सिल थाना के पास चांदी गांव जाएंगे जहां एक किसान के यहाँ जैविक खेती का अवलोकन करेंगे। उसके बाद कल यहाँ पर पूरन देवी मंदिर का दर्शन करेंगे। उसके बाद सीनेट की बैठक में शामिल होंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि सीमांचल में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पता है कि अगर ओवैसी को वोट देंगे तो उसका फायदा किसे होगा। ओवैसी को पता होना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सीमांचल में कोई फर्क इस बार नहीं पड़ेगा। जो सीमांचल के मतदाता है वो समझ गए हैं कि ये ओबीसी साहब के आने से वोट अगर हम ओबीसी साहब को देते हैं तो लाभ किसको होगा। इसलिए सीमांचल के लोग इस मामले में काफ़ी समझदार हैं और 2024 के चुनाव में ओबीसी साहब को वहाँ पे कोई मत नहीं मिलने जा रहा है और उसका कोई अता पता नहीं रहेगा। अब देख लेंगे जब 2024 का चुनाव होगा। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जमुई पहुंचे। यहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं दर्जनों लोगों ने जेडीयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी आरएलजेडी की सदस्यता ली। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं तो 2024 लोकसभा चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन आज की तारीख में कोई चुनौती मोदी जी को हम नहीं दिख रही है कि उनके सामने कोई चुनौती हो। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। अब बिखरा हुआ विपक्ष क्या मुकाबला करेगा मोदी जी का। मोदी जी के सामने कोई चुनौती मान लिया जाए कि आप उसके। और इस बीच बड़ी खबर बताया जहां 2 विदेशी की गिरफ्तारी हुई है। 2 विदेशियों की गिरफ्तारी से सनसनी है। सीतामढ़ी से चीनी महिला की गिरफ्तारी हुई है। सोनवर्षा से चीनी महिला की गिरफ्तारी की खबर है। वहीं कटिहार से नासिर यूसुफ की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। फिनलैंड का रहने वाला नासिर यूसुफ बताया जा रहा है और इन दोनों को लेकर के लगातार जांच, छानबीन, पूछताछ जो है वो चल रही है। तो 2 विदेशियों की गिरफ्तारी 2 जगहों से, सीतामढ़ी से चीनी महिला की गिरफ्तारी हुई है, सोनवर्षा से इस चीनी महिला की गिरफ्तारी हुई, तो कटिहार से नासिर यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि नासिर यूसुफ फिनलैंड का रहने वाला है। खबर मसौड़ी से आ रही है जहां तारेगना स्टेशन पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन हैरान की बात यह है कि मारपीट होती रही और लोग मूकदर्शक बने रहे। 2 युवकों के बीच में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तारेगना स्टेशन अखाड़ा बना हुआ है। बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म से आकर लोगों ने मारपीट को खत्म कराया। इस दौरान स्टेशन पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 बिहार नहीं करता है। छोड़ा दो, छोड़ा दो, छोड़ा दो।
पटना के मनेर थाने के आसपास अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मनेर थाना मोड़ के आसपास के इलाकों में सड़क किनारे अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिसके बावजूद जिला प्रशासन के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया। सड़कें के किनारे मकानों को तोड़ दिया गया और सामान को जब्त कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने जगह खाली नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। दानापुर अनुमंडल में दानापुर, मनेर, बेटा, नौबतपुर हर जगह ट्रैफिक का काफ़ी समस्या होता है, जिसका मुख्य कारण होता है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सड़क की ज़मीन पर और सरकारी ज़मीन पर, जहाँ से लोगों का आवागमन होता है और गाड़ियों का परिचालन होता है। तो आज उसी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और मनेर थाना के आसपास जितना क्षेत्र है जहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है या फिर ऐसे लोगों के द्वारा ज़मीन पर कब्जा किया गया है जहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ मतलब गाड़ियों का परिचालन होना चाहिए, ये कार्रवाई लगातार रहेगी। जैसा दानापुर क्षेत्र में भी हुआ है, पहले आपने देखा होगा तो डगना मोड़ और के आसपास के एरिया में भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे स्टेटस को एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग स्टेटस को एस्टेब्लिश करेंगे और जितना हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराया है तो यथास्थिति में रखेंगे। मधेपुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 सुपारी किलर और रेप की एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि शंकर भगत और आमिर यादव हत्याकांड मामले में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं महादलित महिला के साथ रेप के आरोपी रुदल यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अगली खबर कटिहार से है, जहां नगर थाना की पुलिस ने 2 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान तारे पासवान और अंकित चौहान के रूप में की गई है, जो पहले से ही बहुचर्चित मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड मामले में बेल पर बाहर थे। बीते दिन ये दोनों अपराधी 2 और साथियों के साथ मिलकर संजीव गामी के घर रंगदारी की डिमांड कर रहे थे। जी 4 राउंड फायरिंग किया है, वही भी चलाने लगा जी। हम जैसे वो लोग हथियार निकाला तो हम जो बाहर निकाले तो ये लोग जो है कि निकला तो फिर जो 40,000 रुपया दिए हम उसको, बोले 10,000 रुपया हम दे देंगे, बेटा को मेरा नहीं कुछ करना है। ठीक है, हम बैंक से ओवरसीज बैंक से पैसा उठाए थे 40,000 रुपया पहले, उसका देख भी सकते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के 3रे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरो, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को लेकर आपके सामने आएंगे। जहां दुनिया भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में एक ऐसी महिला है जिसने संकल्प लिया है कि वह अपने प्रिय जंगल का ऐसा हश्र कभी नहीं होने देंगी। देखने में तो वह गांव की साधारण महिला की तरह लगती हैं, पर 40 महिलाओं के सहयोग के साथ अपने आसपास के 250 एकड़ जंगल को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है और वह अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 13 वर्ष से बखूबी निभा रही हैं। कंडोनी सोरेन, जिन्हें जंगल की शेरनी के नाम से जाना जाता है, 40 महिलाओं के साथ मिलकर यह समूह जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस नियमित पहरा लगाता है ताकि उनकी प्राकृतिक विरासत लालची टिम्बर माफिया की पहुंच से बाहर रहे। 2010 से हम लोग शुरुआत किए, एक टीम बनाए और हम लोग का पेड़ पौधे बचाने का एक मुहिम चला है। रास्ते में तो बहुत तरह तरह की दिक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ऐसा संरक्षण कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। वह सुनिश्चित करती थी कि उसकी टीम के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो और पानी की जरूरत को प्राकृतिक साधनों से पूरा करती थी। इसके अलावा वह 10,000 से अधिक पेड़ लगाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। आज के समय में वह युवा पीढ़ी को कमान संभालने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, जो अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद उत्सुक
और तत्पर है। कंडोनी सोरेन जैसे लोग ही यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्तियों की जीत न हो पाए और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है। हेडलाइंस